गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स, यानी सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और इस दौरान जो आज चल रहा है जो दौर, उस दौर में सभी बहुत सही तरीके से, सेंसिटिव तरीके से इस लॉकडाउन में पालन कर रहे हैं और अपनी जो क्लासें थी वो सुचारू रूप से चल रही हैं। अपन जो बात कर रहे थे जिस सब्जेक्ट की, वो राजनीतिक विज्ञान विषय था और उसमें यूनिट नंबर 3 है। उसमें अपना जो ब भाग था, उसमें उस ब भाग में एक पॉइंट बनता है लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। एक बड़ा पॉइंट है, उसमें छोटे छोटे भाग दिए जाते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है, बेसिकली आपने एक परिभाषा भी सुनी होगी। परिभाषा दी है एक विद्वान ने, अमेरिका के विद्वान हैं अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी। बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। वो है द पीपल बाय द पीपल सेम द पीपल, द पीपल बाय द पीपल सेम द पीपल। इसका मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया जो शासन है, वो शासन क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, वो 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। बहुत अच्छा व्याख्यान समझाने का प्रयास किया है। अब लोकतंत्र में सब लोगों की भागीदारी होती है। अब इस लोकतंत्र में सब लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन वर्तमान भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान जो पॉइंट था उसमें अपन चर्चा कर रहे थे। संविधान की वो विशेषताओं में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के क्या क्या चुनौतियाँ आज आपको समक्ष नज़र आती हैं। वैसे भारत की बात करूं तो भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारी समस्याओं से भारत को सामना करना पड़ा। यानी लोकतंत्र को नहीं, लोकतंत्र के साथ साथ भारत राष्ट्र है या अन्य राष्ट्र हैं, उन सबको समक्ष चुनौतियां सामने करते हैं। लेकिन भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस लोकतंत्र के समक्ष जातिवाद का बड़ा ही प्रभाव नजर आता है। किसका? जातिवाद का। एक सामने संप्रदाय आता है, सांप्रदायिकता का। एक चुनौती है सांप्रदायिकता की। एक चुनौती आपको नजर आएगी, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, भाषावाद की। एक चुनौती आपको नाम नजर आएगी क्षेत्रवाद की। और आगे चलेंगे तो एक चुनौती और सामने आएगी, वो आएगी आतंकवाद की। आतंकवाद की ये भी एक चुनौती है। एक चुनौती सभी राष्ट्रों में नजर आएगी, भ्रष्टाचार की। एक लोकतंत्र के समक्ष चुनौती सामने आएगी, राजनीतिक अपराधीकरण की। तो कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी समस्याओं का सामना लोकतंत्र को करना पड़ रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए इन सभी चुनौतियों का सामना भारत को भी करना पड़ रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ जातिवाद की। जातिवाद क्या है? यानी वाद मतलब किसी बात को लेकर, अपना महत्व को, बात को लेकर रखना ही क्या कहलाता है? वाद कहलाता है, किसी मुद्दे को लेकर। अब मैं बात करना चाहता हूँ जातिवाद क्या है। कोई भी, जैसे मैं शब्द निकल के आता है जाति और वाद में, तो मैं कहना चाहता हूँ जाति शब्द आज का नहीं है। जाति कास्टिज्म है, ये कास्ट शब्द है, आज का नहीं है। कास्ट, जाति एक सामाजिक संरचना है प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना है। ये सामाजिक संरचना आज की नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। किस काल से चली आ रही है? प्राचीन काल से जाति शब्द का पर्यायवाची चलता आ रहा है। भारत में नहीं, अपितु ये पश्चिमी राजनीति का भी एक केंद्र बिंदु रहा है जातिवाद। कास्ट की मैं बात करूं तो इस जातिवाद में किसी एक जाति विशेष को, जातिवाद में होता क्या है, किसी अपनी जाति, किसी एक जाति विशेष को
क्या देना, महत्व देना। महत्व देना क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। और जातिवाद बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ये वोट बैंक की राजनीति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वोट बैंक की जो राजनीति है, वोट बैंक राजनीति के लिए इस राजनीति में जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जातिवाद को बढ़ाया जाता है। वोट बैंक की राजनीति है, जाति शब्द जिस बहुल्य क्षेत्र में जाति विशेष बहुल्य होता है उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। हर जगह जाति का क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है अपनी जाति को क्या देना, एक महत्व देना, क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। और ये जातिवाद इसलिए किया जाता है, उचित अनुचित मांगों को किसी जाति से अपना पक्ष निकालने के लिए क्या किया जाता है, चाहे उचित मांगे हों चाहे अनुचित मांगे हों, अनुचित मांगे हों, उन सभी मांगों को क्या किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, उन मांगों को पूरा किया जाता है उस जाति विशेष के लिए। क्योंकि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी क्या करते हैं, ये कार्य संपन्न करते हैं। और बात करूं मैं यहाँ पर कि इन कारणों से क्या जाति विशेष में क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये जातिवाद है वो पहले से हरिजन शब्द पूना पैक्ट समझौता हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें जो कार्य चल रहे थे महात्मा गांधी अंबेडकर के मध्य जातियों को लेकर ही एक मत था। और मनु के कोटले काल से ये जाति वाला शब्द, कास्ट वाला शब्द चला आ रहा है, ये चला आ रहा है पहले से ही। तो इसका मतलब है कि आज बड़ा ही भयंकर रूप है जो लोकतंत्र के समक्ष क्या है, चुनौती पेश कर रहा है। करसन मेनन ने भी कहा था कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जाति की अपेक्षा बहुत बड़ा बढ़ गया है। भारत स्वतंत्र होने के बाद की बात की जाए तो जैसा लग रहा था कि कभी जाति का नहीं महत्व होगा, लेकिन जाति विशेष को लेकर ही क्या रहा, बहुत बड़ा हुआ। जातिवाद स्वतंत्र भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि एक वर्ग अपने प्रभुत्व की बात करते हैं तो उसमें वर्ग प्रभुत्व की विशेषता रखने वाले वो जाति है। एक विद्वान बड़े ही महत्वपूर्ण बात वाक्य कहते हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने एक शब्द कहा था जातिवाद के लिए। क्या कहा था कि जाति एक क्या है, राजनीतिक दल है। यानी जाति को क्या कहा था उसने, एक राजनीतिक दल की क्या दी है, संज्ञा दी है। किसने, जयप्रकाश नारायण ने जाति को राजनीतिक दल की क्या दी है, संज्ञा दी है। ये बहुत बड़ा ही दल है जो अपने क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। जातिवाद से लोगों में एकता की और सामूहिकता की भावना भी आती है, लेकिन दूसरी जातियों के लोगों में वो कटुता और वैमनस्यता का क्या बनती है, कारण बन भी जाती है। अब भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका, उस पहलू पर अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय जो राजनीति है उस राजनीति में इस जातिवाद शब्द की कहाँ तक क्या है व्याख्या की जा सकती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो पॉइंट है वो जातिवाद है और जातिवाद में भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। तो कहने का मतलब है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। अच्छा, जाति की क्या भूमिका आपको नजर आती है पर्टिकुलर भारतीय राजनीति में, कहाँ तक भूमिका नजर आती है, तो एक एक बिंदुओं के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि जाति को एक राजनीतिक दल की बात कही भी है और निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका एक एक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिसमें देखेंगे निर्णय प्रक्रिया में जाति की क्या होती है भाई, भूमिका होती है। निर्णय प्रक्रिया का मतलब है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब है जातीय संगठन अपने हितों के निर्णय के अनुसार ही अपने हितों के निर्णयों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कोई भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय में जाति विशेष का क्या रहता है, योगदान रहता है। किसी जाति का हित निहित है, जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उस जाति के हित जिस बात में निहित हैं वो निर्णय शासन प्रक्रिया में उसके हितों को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाएगा, निर्णय दिया जाता है। एक मैं बात करूं,
जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार होता है और राजनीतिक दलों में जाति आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय होता है। दूसरा है राजनीति में जातीय आधार पर प्रत्याशी इसका मतलब है कि किस जाति का कैंडिडेट उम्मीदवार निर्णय लिया जाएगा, किसे वोट देने के लिए कहा जाएगा, किसे प्रत्याशी चुना जाएगा और किसे उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। तो जिस क्षेत्र में जाति है, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उसमें उस प्रत्याशी को ही क्या किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। यानी वही प्रत्याशी क्या होगा, उस राजनीति में खड़ा हो पाएगा। और तीसरी बात है क्यों, क्योंकि जातीय आधार पर क्या होता है, मतदान होता है। जातीय आधार पर क्या होता है, मतदान होता है। तो कहने का मतलब है जिस जाति के लोग अधिक होते हैं उस जाति के लोगों को खड़ा किया जाता है और उसे ही क्या मिल जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है जाति आधार पर ही क्या होता है, मतदान सामने आपको देखने को मिलेगा कि किस जाति के आधार पर मतदान व्यवहार में दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट आपके समक्ष मैंने बता दिया प्यारे विद्यार्थियों। चौथी बात है कि मंत्रिमंडल निर्माण में जातीय आधार होता है। कहने का मतलब है मंत्रिमंडल निर्माण में जातिवाद। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर जैसे राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जाति आधार पर सभी लोगों को क्या दी जाती हैं, सीट आवंटित की जाती हैं। सीटों का बंटवारा जाति आधार पर किया जाता है। मंत्रिमंडल में उनका विस्तार किया जाए, उनमें सदस्यता दी जाए, वो जाति के आधार पर क्या दी जाती हैं, सीटों का आवंटन या बंटवारा दिया जाता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक है जातिगत दबाव समूह भी बने होते हैं। जातिगत दबाव समूह, जातिगत दबाव समूह का मतलब है हितों की बात की जाए तो हितों का अंतर है कि आरक्षण से वंचित जातीय समूह के लोग आरक्षण के लिए क्या करते हैं, उन राजनीतिक दलों पर अपना दबाव डालते हैं और ये सभी जाति के लोग क्या मांग करते हैं, अपने आरक्षण की मांग करते हैं, आरक्षण की मांग को उठाते हैं हमेशा। ये भी ध्यान रखना है। 6 नंबर पे पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो जाति और प्रशासन की आती है। जाति और प्रशासन, अगर आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो जाति आधार पर सभी लोगों को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण के आधार पर यानी सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी होती है, उस सरकारी नौकरियों में क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण SC हो, ST हो, OBC हो, सबको क्या दिया जाता है भाई, आरक्षण दिया जाता है। 16%, 12% और 27% ऐसे जैसे राजस्थान में दिया जाता है। केंद्र सरकार भी अपना अलग व्यू रखती है, तो इसका मतलब इस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण में भी आरक्षण की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। चुनाव प्रचार में भी जाति का सहारा लिया जाता है। तो चुनाव प्रसार में जाति का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। यानी उसी कैंडिडेट को भेजा जाता है जिस क्षेत्र विशेष में जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसी क्षेत्र में उसी जाति के कैंडिडेट को प्रचार के लिए चुनाव में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे शेखावटी में क्या है, जाट अधिक हैं, तो यहाँ पर धर्मेंद्र की चाहे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को भेजा जाता है, बीकानेर में भेजा जाता है, अजमेर में भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस जाति के लोग अधिक हैं उन जाति के लोगों को यहाँ भेजा जाता है। यादव समाज है तो यहाँ पर यादव समाज को भेजा जाएगा, आहिर को। ऐसे ही आप बंगाल देखो, बिहार देखो, उत्तर प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनमें सभी में ऐसा ही निर्णय लिया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ, जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय भी होता है। जाति के आधार पर अभिजनों का उदय, कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट क्या होते हैं,
जो बड़ी संस्कृति या उच्च संस्कृति के लोग होते हैं उनका क्या होता है, उदय किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर ही होता है। जिस कैंडिडेट, जिस राजनीति में जिस कैंडिडेट की भूमिका होती है वो ही क्या होता है, चुनाव में अपना स्थान रखता है। तो ये सारे पॉइंट हैं वो जातीय आधार पर क्या हैं, राजनीति में जाति की क्या निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। देखो, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका है, राजनीति में जाति के आधार पर प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, जाति आधार पर मतदान भी होता है, वोट होता है, जाति मंत्रिमंडल का निर्माण भी जाति के आधार पर होता है, और जाति के दबाव समूह भी अपना प्रेशर डालते हैं अपने हितों के लिए। एक जाति और प्रशासन में भी मैत्रीपूर्ण है, और चुनाव प्रचार में जाति की भूमिका भी रखते हैं, और जाति के आधार पर अभिजनों का क्या होता है, उदय भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसको नोट डाउन करके कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो ये मैंने जाति की क्या है भाई, भारतीय राजनीति है, उस भारतीय राजनीति में जाति का कितना योगदान रहता है, क्या भूमिका रहती है, तो ये सभी बातें आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट बताया है और समझाया भी है। अब मैं बात करूँ, जाति की कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं। जातिवाद की क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। जातिवाद की विशेषताएं, देखो क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आती हैं जातिवाद की, तो बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 1, पहली बात है कि जाति महासंघों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेकर होती है। शहरी शिक्षा में भी जाति की विशेषता नजर आती है कि जिस क्षेत्र में विकास हो जाए, ठीक है, और क्षेत्रीय भावना में जाति के रूप में देखा भी जाता है। जाति और राजनीति में गतिशीलता पाई जाती है, साथ निरंतर स्तर पर जातीयकरण हो भी रहा है। इस जातीयकरण की विशेषता का मतलब हो गया कि सब लोग अपनी जाति को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। इस जातिवाद की विशेषताओं के साथ साथ जातिवाद के 2 प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जातिवाद के प्रभाव, इसके 2 प्रभाव मैं आपको बताना चाहता हूं जातिवाद के। एक प्रभाव आपको कौन सा दिखाई देगा प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाद के प्रभाव की बात करूं तो एक सकारात्मक प्रभाव है। जातिवाद का प्रभाव की मैं बात करूं तो 2 पक्षों में दिखाई देता है। 2 पक्ष कौन से हैं, एक तो सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है। एक तो कौन सा है, जातिवाद का सकारात्मक, और एक है कौन सा पक्ष है, नकारात्मक पक्ष। यानी 2 पक्ष आपको क्या देते हैं, जातिवाद के दिखाई देते हैं। देखो, सकारात्मक पक्ष में है, जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, ये क्या है, जातिवाद है। तो मतलब सभी लोग क्या हैं, जिस जाति के लोग हैं वो एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। और राजनीति में जाति विशेष के लोग क्या लेते हैं, राजनीतिक सक्रियता भी आ जाती है। राजनीतिक सक्रियता, जिस जाति का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो सभी जाति के लोग क्या लेते हैं, उसमें अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, भागीदार रहते हैं, सम्मिलित होते हैं। ये भी देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। और समाज में सांस्कृतिक एकता की क्या होती है, स्थापना होती है। समाज में सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, यानी सभी लोग सांस्कृतिक एकता के दृष्टिकोण से मिलते हैं और विभिन्न जातियों में समानता भी आती है। विभिन्न जातियों में समानता की भावना निकल के आती है। तो कहने का मतलब है सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। भूतकाल में चाहे कैसा भी प्रभाव रहा हो जातिवाद का, लेकिन आज अगर जातिवाद की बात करूं तो नकारात्मक प्रभाव का क्या है, ज़्यादा प्रभावशील है। यानी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो विश्व की बंधुता और एकता को हानि पहुँचती है। बंधुता एवं एकता को हानि, एकता को क्या पहुंचती है भाई, हानि पहुंचती है। यानी विश्व बंधुत्व की भावना है वो जातीय आधार पर बढ़ जाती है, यानी एकता पाई जाती है वो नहीं पाई जाती। और शांति और चैन की जगह यहाँ संघर्ष को क्या देता है, बढ़ावा देता है। संघर्ष
वह युद्ध को क्या दिया जाता है, युद्ध को बढ़ावा, यानी जाति के आधार पर क्या दिया जाता है, ये बढ़ावा दिया जाता है। यानी जाति के आधार पर दो जातियों के लोग आपस में क्या मिल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने शुरू हो जाते हैं। और योग्य व्यक्ति हैं चुनाव में, योग्य व्यक्ति दूर होना, योग्य व्यक्ति चुनाव से क्या हो जाते हैं, चुनाव से क्या हो जाते हैं भाई, दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब उनकी बातें समझी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, जाति विशेष के आधार पर लोग लड़ रहे हैं, तो योग्य व्यक्ति सामने नहीं आते हैं और देशभक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देशभक्ति क्या हो जाती है, देशभक्ति कम होना, यानी जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं, देशभक्ति की भावना कम नजर आपको देखने को मिलती है। और बात करूं कि रूढ़िवादिता को क्या दिया जाता है, जातिवाद की रूढ़िवादिता को क्या दिया जाता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जाता है। यानी अपनी जाति विशेष को उच्च मानना और अन्य जातियों को क्या मानना, निम्न मानना या गौण मानना, ये भी एक है असुरक्षा की भावना का क्या होता है, विकास होता है। असुरक्षा की भावना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने सारे पॉइंट हैं और मैं बात करूं कुछ पॉइंट और हैं। तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचता है, जाति के आधार पर संघर्ष होते हैं तो राष्ट्रीय संपत्ति को क्या पहुंचता है, राष्ट्रीय संपत्ति को क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो सरकारी बसों को तोड़फोड़ करना, सरकारी बसों के या हॉस्पिटल के तोड़फोड़ कर देना और ये वोट बैंक की राजनीति को भड़का देना लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये अवधारणा किसके विरुद्ध है, लोकतंत्र के क्या है, विरुद्ध दिखाई देती है। और वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की क्या नजर आती है, राजनीति नजर आती है। तो कहने का मतलब है इसके नकारात्मक प्रभाव प्यारे विद्यार्थियों अधिक हैं, सकारात्मक प्रभाव तो नाम मात्र के ही दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है जातिवाद से सकारात्मक प्रभाव कम, लोगों में एकता के बांधना, राजनीतिक सक्रियता, सांस्कृतिक एकता और विभिन्न जातियों में समानता, ये पाई जाती है थोड़ा प्रभाव। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव अपन को ज़्यादा देखें कि जातीयवाद को अधिक बढ़ावा देने से विश्व बंधुता, एकता को हानि पहुंचती है, संघर्ष और युद्ध को बढ़ावा मिलता है। जातिवाद से प्यारे विद्यार्थियों, योग्य व्यक्ति चुनाव में नहीं आते हैं, दूर हो जाते हैं, देशभक्ति कम हो जाती है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है, जातिवाद जाति विशेष को, असुरक्षा की भावना का विकास हो जाता है, राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है, लोकतंत्र के विरुद्ध अवधारणा है और वोट बैंक की राजनीति क्या आती है, सीधी सीधी नजरें आती है। तो कहने का मतलब ये सारे बातें हैं। अब इनका समाधान कैसे किया जाए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको समस्या है। तो समाधान कैसे किया जाए, समाधान के लिए क्या किया जाएगा कि जातिवाद को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए, जातिवाद जब समाप्त हो जाएगा तो इसके जो बात है वो सारे के सारे सकारात्मक पक्ष नजर आते हैं। वर्तमान समय में पहले जाति का कितना ही प्रभाव रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में यानी आधुनिक काल में जातिवाद एक बुरा ही क्या है, अभिशाप है प्यारे विद्यार्थियों। जिस लोकतंत्र को आज जीवित रखने की बात है तो जातिवाद वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार हमें क्या लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो ये अपन ने जो पढ़ा, जातिवाद पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके एक एक पॉइंट को आप देखें और कॉपी में नोट डाउन करें, समय का सदुपयोग करते हुए इनको क्या करें, याद भी करें प्यारे विद्यार्थियों। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा। जातिवाद के बाद एक सांप्रदायिकता, एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अपनी क्लास को आज अपन यही समाप्त करेंगे, क्योंकि जातिवाद जैसा ही एक पॉइंट कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिकता क्या है, ये भी एक ऐसा ही पॉइंट है जिसमें किसी धर्म को महत्व देकर या फिर किसी रिलीजन को महत्व देकर क्या किया जाता है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
तो ऐसा ही प्रभाव दिखता है, वो सांप्रदायिकता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यही समाप्त करते हैं आज की क्लास अपन यहाँ पर। थैंक यू।